राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पहले मैं भारत के हवाले से आपसे ज़रा बात करना चाहूँगी कि वैसे तो हमारे जो फॉरेन ऑफिस है उसने इस स्टेटमेंट को कंडेम किया है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने भी किया है, लेकिन आपके ख्याल में हमारे जो एक स्टांस है पाकिस्तान का उसको मद्देनज़र रखा जाए तो भारतीय वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने कश्मीर से मुतालिक इस किस्म का बयान क्यों दिया कि वो एक अपने मुल्क के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के बजाय वो एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू करना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, भारत का तो ये वतीरा है, तो उससे हमें कुछ बेहतर की तवक्को नहीं है। जाहिर है वो अपने जो हालात थे, जो कॉकरोच जनता पार्टी ने उनके साथ किया, और अभी तक वो पूरी तरीके से उनका क्राइसिस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो वो हमेशा पाकिस्तान को ये एक्सटर्नलाइज करते हैं अपने मसाइल। कश्मीर में जो इंडियन ऑक्युपाइड इलीगल जो इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें आप देख लें कि उन्होंने कौन सा जुल्म है जो रवा नहीं रखा होगा, उसको प्रैक्टिकली एनेक्स कर लिया, जो कि एक डिस्प्यूट है जो जिंदा है इस्लामाबाद जो यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के मुताबिक। और उस पे वो डेमोग्राफिक पैटर्न्स तब्दील कर रहे हैं, वहाँ पे वो जेरीमैंडरिंग कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। लोग जो हैं वहाँ से इलीगल डिटेंशंस हैं, और हर किस्म का इंटरनेशनल लॉ ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ हो रही है। तो उससे हटाने के लिए तवज्जो, ये इस वजह से पाकिस्तान की तरफ वो ये इस तरह अर्जा सराई करते रहते हैं। मगर इट इज़ एक्सपेक्टेड, जब तक बीजेपी की ये गवर्नमेंट है, ये अपना तर्ज अमल नहीं बदलेगी, तो हमें उस पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है और हमें रिबटल करते रहना चाहिए। अब तो वो खुद उनकी अपनी जो यंग जनरेशन है, उसने उनको दिखा दिया है कि ये अगली इंडिया जो है ये और शाइनिंग इंडिया में कितना फ़र्क है। दुनिया को ये एक और चेहरा दिखाते हैं, और हकीकतन ये एक एग्ज़ाम को भी सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाते। तो गवर्नेंस का फेलियर है, उनकी जो यंग जनरेशन है, यंग कोहोर्ट बड़ा मुस्तरब है, जॉब्स नहीं मिल रहे, मेरिट पे अमल नहीं हो रहा, और उसकी वजह से वो अब तंग आके स्ट्रीट्स पे आ गए हैं। क्योंकि वो जो एक नेशनल चैनल्स होते हैं डेमोक्रेसी के, वो तो उन्होंने सारे मसदूद कर दिए हैं वो राहें। उन्होंने हर किस्म के इंस्टीट्यूशन को मजल कर दिया है। तो अब ये यंग जनरेशन बाहर आई है, इसने उनका गवर्नेंस का अगली चेहरा दुनिया को दिखाया है, तो एक्सटर्नलाइज करने लगे हैं पाकिस्तान पे। अच्छा, लेकिन राशिद वली साहब, ये जो मूवमेंट वहाँ चल रही है वो सही बात है कि तालीमी निज़ाम के ऊपर है, उनके वज़ीर तालीम ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन आपके ख्याल में ये मोमेंटम आपको कहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है और जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि मोदी साहब के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परसेप्शन अब नहीं बचा है, ख़ासतौर पर इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों का उनके ऊपर से एतमाद उड़ गया और अब ऐसा लगता है कि उनकी कुर्सी को भी ख़तरा है। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ एक इस्तीफ़े के बाद वज़ीर तालीम की ये मूवमेंट रुक जाएगी या ये आगे मज़ीद बढ़ेगी? देखिए, फिलहाल तो वो मामला रुक गया है, क्योंकि वो जेनजी ने खुद उसको कह दिया है कि इस वक्त वो खत्म कर रहे हैं। मगर ये आगे जा सकता है अगर ये मजीद इस तरह के जो एग्जाम्स हैं उसमें भी इसी तरह का बैड गवर्नेंस नजर आई, और ये आगे उस सूरत में जाएगा जब इसके साथ दीगर पॉलिटिकल पार्टीज मिलेंगी। तो फिलहाल तो वो उन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल्स ने हिस्सा लिया था, तो पूरी जो पार्टी है लाइक इंडिया अलायंस, उसमें इसमें शिरकत नहीं की थी। अलबत्ता ये आगे अगर ये इस तरह के मामला जॉबलेसनेस और एग्जाम लीक्स और करप्शन होती है, तो ये फिर एक नई लहर भी सर उठा सकती है। अच्छा, अब सर थोड़ा सा एस्पेक्ट आप पे जानना चाहूँगी कि ये जो यूएस ईरान का इशू है, आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान की और कतर की कुछ फैसिलिटेशन से ये मामला भी थमा है, लेकिन ये इसमें बड़े अरसे से उतार चढ़ाव नज़र आ रहे थे, ये कितना स्टे करेगा? वो बातचीत की तरफ दोबारा तो आए हैं, लेकिन कहीं दोबारा से जंग का माहौल और वही एग्रेसिवनेस तो नहीं आ जाएगी कुछ दिनों के बाद? देखिए, दोनों फरीकैन जो हैं वो उसमें एक बैटल फटीग है। अमेरिकन की भी आप देख रहे हैं कि वो इलेक्शन ईयर है, एक जंग की दलदल में वो धंसना नहीं चाहेंगे। और ईरानियों का भी यही हाल है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस बहुत हुआ है, इकोनॉमिक उनको जक पड़ी है, और उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि एक दूसरी जंग की तरफ जाया जाए। अलबत्ता ये हो सकता है कि एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का लॉ होता है, अगर कोई भी मिस कैलकुलेट करेगा फरीक और ओवर प्ले करेगा अपना हाथ, तो ये मामला हाथ से निकल सकते हैं। इस वक्त ईरान को चाहिए था कि वो 60 दिनों की जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इस्लामाबाद, उसको उस पर अमल करने का सोचता, और जो 4 कंटेंशियस इश्यूज हैं जिसमें सैंक्शन सबसे अहम है उनके लिए,
जौहरी अफजूदगी का मामला जो अमरीकियों के लिए बहुत अहम है, आपना हुर्मुज का जो उस पे कंट्रोल है, और सदर्न लेबनान, ये चार थे जिस पे ग्रुप्स बने हुए थे। तो इन पे कंसंट्रेट करना चाहिए था, मगर उसके बजाय उन्होंने आपना हुर्मुज पे, टैंकर्स पे फायरिंग शुरू कर दी। अब ये उनका लेवरेज अगर वो रखना चाह रहे हैं और उनको कोई खदशात है, तो वो लेवरेज तो हमेशा रहेगा, जोग्राफी की सूरत में वो कभी भी बंद कर सकते हैं। मगर बैनुल अवी जो कवानीन है वो परमिट नहीं करते कि वो किसी किस्म की ट्रांजिट फीस लेंगे। ये दुनिया को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ईरानियों को भी अपना जो स्टांस है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉडरेट्स और हार्ड लाइनर्स इनमें एक जंग जारी है ईरान में। कभी मॉडरेट उनकी व्यू पॉइंट गलबा आ जाता है उसको, और कभी ये जो हार्ड लाइनर्स हैं। मगर हार्ड लाइनर्स चूंकि इकोनॉमिक स्टेक्स भी उनके पूरा सिस्टम वो चला रहे हैं, तो वो हार्ड स्टांस ले लेते हैं, और उनके लिए उनका जो प्रॉक्सीज हैं लाइक हिजबुल्लाह वो भी बहुत अहम है। और आज आपने मुस्तफा खamenei साहब का बयान भी सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान में वो हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ सकते। इसी तरह सदर ट्रंप हैं, वो कुछ बयानात देते हैं जो बहुत सख्त होते हैं। और जरूरत इस अमर की है कि इनको दोबारा, ये जो इस वक्त एक पाज आया है, ये सिफारती कोशिशों के नतीजे में आया है। कतर, पाकिस्तान और तुर्किया, इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। सऊदी अरेबिया भी एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। और इनको दोबारा एक ही मेमोरेंडम है जो 14 पॉइंट का इस्लामाबाद मेमोरेंडम, उसी पे आए, क्योंकि वो एक बेसिक फ्रेमवर्क है, और वो ब्रॉड फ्रेमवर्क है। उसके एम्बिट में बहुत सी चीज़ों पे 60 दिनों में जो तय हुआ था वो चीज़ें डिस्कस हो सकती थी, क्योंकि ये एक सब्र आजमा और लंबा अमल होगा। बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, डिसरप्टर का एक किरदार है। हो सकता है कि ड्यूरिंग जो चार इश्यूज पे डिस्कशन हो रही हो वो भी डिरेल हो, मगर इसको आगे ले जाने के अलावा चारा नहीं है, क्योंकि अमेरिकनों के पास इस वक्त ग्राउंड ट्रुप्स की वो मकदार नहीं है जो कि इराक वार में 2003 में थी। और वो अगर जंग इस पे ग्राउंड करना चाहते हैं तो उनके पास वो मतलूबा तादाद नहीं है, और बमबारी से ये काम नहीं हो सकता, ये उन्होंने भी देख लिया है। ईरानी भी अब टैंकरों को निशाना बना के अपना ही मसाइल क्रिएट करेंगे, क्योंकि उनकी इकॉनमी का इन्हिसार भी तेल की तरसील पे है, और उनकी जो आबी नाकाबंदी है वो भी उनको बैडली हर्ट कर रही है। तो ये चीन जैसे ममालिक ने भी एक मुस्बत किरदार अदा किया है पाकिस्तान के साथ मिलके। वो चाहते हैं, क्योंकि साउथ एशियन नेशंस, इंडिया, जापान, चाइना, पाकिस्तान, ये बैडली हर्ट हैं, और हम नहीं चाहते कि ये तूल पकड़े। तो पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, साथ साथ सऊदी अरेबिया के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है। हमने हूथियों को बावर करवा दिया है कि कोई पाकिस्तानी टैंकर पे या उसके सी कॉमर्स पे हमला हुआ तो पाकिस्तान उसमें रिएक्ट करने का हक रखता है। इसी तरह सऊदी अरेबिया पे हुआ तो पाकिस्तान का चूंकि दिफाई मुआहदा है। सो ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें ईरानियों को, क्योंकि वो हमारे साथ लगातार राब्ते में है, हम उनकी ग्रीवेंसेस, उनके वो आगे अमरीकनों को कन्वे भी करते हैं, एसुएज भी करते हैं, और एक मीडिएटर का, बड़ा ऑनेस्ट मीडिएटर का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है। और अब भी वो कर रहा है। तो उम्मीद यही रखनी चाहिए कि ये जो पॉज हुआ है इसके नतीजे में कुछ डैम्पन हो ये जो टेंशन है, और मामला मजीद एस्केलेशन की जानिब ना जाएं, जो किसी भी फरीक के हक में नहीं।